परफेक्ट हेल्थ डाइट थे हम तरह से कौन सी इसमें तो कोशिश करूँगा इस टॉपिक को कंक्लूड करें कि हमने ये जो एप्स को खोला हुआ है इसको बंद करें और देखें कि हमने किस एप्स के लिए ग़िज़ाई सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम रिपीट इसमें कहते हैं जो भी हम फैट्स खाते हैं वो चिकनाइयाँ हमारे जिसके खाते हैं वो आपके डील हो जाती है, और जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या शुगर जिसम में जाके डील हो जाती है। आपका ना तो गंदा, ना वो कुछ खाता है, ना वो ऑयल की कोई शक्ल करता है, बल्कि चाहिए उसको, फैट चाहिए उसे, अमाइनो एसिड चाहिए उसे, ग्लूकोज चाहिए। जो हमारा सेल है ये है, तो हम उन चीज़ों को डग आउट कर रहे हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं कि आप वो कौन सी है जिससे खुलिया हेल्दी होगा, और जब सेल या खुलिया हेल्दी होगा तो फिर हमारी सारी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। तो हर खुराक का एक लेवल आता है कि जहाँ पे उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद आप जब मज़ीद खाना शुरू करते हैं तो फिर वहाँ से नुकसान शुरू हो जाता है। मसलन आप प्रोटीन जो खाते हैं तो प्रोटीन अगर हमें 2000 कैलोरी चाहिए, नॉर्मल बंदे की कैलोरी, पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है, जो इस वक्त हमारा कद वजन चल रहा है उसमें 2000 कैलोरीज है। 2000 कैलोरीज जिस बंदे को रोज़ाना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 600 कैलोरीज जो है वो प्रोटीन से ले सकता है, और 1 ग्राम प्रोटीन जब बर्न होती है तो उससे 4 कैलोरीज निकलती हैं। तो 600 कैलोरीज का मतलब हुआ कि हम उसको 4 पे तकसीम कर दें तो हमारे पास 150 ग्राम प्रोटीन निकल आएगी। अब कोई बंदा अगर 150 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन खाएगा तो वो उसके लिए अब फ़ायदा नहीं है, वो उससे नुकसान है, वो टॉक्सिक हो जाएगी। ये अपर लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो जिन लोगों को शुगर की बीमारी नहीं है और आम सेहतमंद ज़िंदगी में है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 600 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से ले सकते हैं। और 600 कैलोरीज का मतलब क्या हुआ, ये भी 4, जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है तो 4 कैलोरीज निकलती हैं। तो इसको भी अगर आप 4 पे तकसीम करें तो ये भी 150 ग्राम निकल आया। अब आप देखें कि जब एक बंदा रोटियां भी खा रहा है, 2 सुबह, दोपहर को, शाम को, उसके बाद फिर वो जो सब्जियां खा रहा है, आलू खा रहा है उसमें, वो और ऐसी सब्जियां अरवी वगैरह, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट भी खा रहा है, फिर वो मीठा भी खा रहा है, तो वो कैलोरीज जो ले रहा है वो तकरीबन 600 की बजाय 1200 1500 कैलोरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ले रहा है। तो जब इतनी ज़्यादा कैलोरीज आप कार्बोहाइड्रेट से लेंगे तो आपकी बॉडी तो 600 से ज़्यादा बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। 600 से ऊपर जैसे ही आप जाते जाएंगे ये टॉक्सिक यानी जहरीला होता जाएगा मामला। तो अब कहाँ 600, ये भी अपर लिमिट, और कहाँ जनाब 1200 1500 कैलोरीज जो हैं हम कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं। ये आज की जो मॉडर्न खुराक है, जो हमें डॉक्टर्स बताते हैं, जो हमें न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, और जो आपको डाइटरी गाइडलाइंस बताती हैं बड़े बड़े अदारों की, वो हमें तकरीबन 1200 से लेके 1500 कैलोरीज तक वो कहते हैं जी आप लें कार्बोहाइड्रेट से। तो जब कार्बोहाइड्रेट से आप इतनी ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं तो हमारा जिस्म उन कैलोरीज को जो हैंडल कर सकता है उसकी कैपेसिटी मुसलसल जब ओवर होती है तो वो आपका सिस्टम सारा बैठ जाता है। फिर क्या होता है, शुगर की बीमारी, क्या होता है ब्लड प्रेशर, फिर क्या होता है मोटापा, फिर क्या होता है आपके जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज़ हैं, लिपिड प्रोफाइल, जो आपके खून के अंदर मुख्तलिफ चर्बीले मादों की मकदारें हैं
वो कोई बहुत ऊपर निकल जाती है, जिसको कम होना चाहिए और जिसको ज़्यादा होना चाहिए वो नीचे आ जाती है। जैसे HDL है वो कम हो जाता है, LDL बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाते हैं, और उसका नतीजा हार्ट अटैक, उसका नतीजा खून की नालियाँ जो दिल को खून और ऑक्सीजन फ्राहम करती हैं बंद हो जाती हैं, उनमें एथ्रोमा जमा हो जाता है, एथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि प्लॉक जम गया, फिर वो बंद हो जाते हैं, स्टंट डालने पड़ते हैं। तो ये बुनियादी खराबी कहाँ है कि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से चीज़ें ले रहे हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट हमारा डालडा के ऊपर, फिर कार्बोहाइड्रेट अनाज के ऊपर, फिर अनाज डाल के, तो एक खराबी यहाँ से। दूसरी खराबी कि जो हमारा तो सिर्फ फैट्स नहीं होती, उसके अंदर 3 तरह की फैट्स होती हैं, बल्कि इसको अगर हम मजीद खोलें तो 4 तरह की फैट्स होती हैं, फैटी एसिड्स होते हैं आपके जिस्म को चाहिए, तो उसमें हो रहा है तो जो कुकिंग ओनली होते हैं, एक आप लीमोनेट ऑयल, आप एक जो पाम ऑयल, जो पाम के फल का तेल होता है उसके अंदर होते हैं, वो भी पाम ऑयल जो होता है असल, वो भी जम जाता है कोकोनट ऑयल की तरह से। अच्छा, दूसरा होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, MUFA उन्हें कहते हैं। तो म्यूफा म्यूफा जो है ये आ, इसके अंदर ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो आपके जैतून के तेल के अंदर है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो आपके कनोला ऑयल के अंदर होते हैं, या मस्टर्ड ऑयल के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। और तीसरा फैटी एसिड हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी प्यूफा, PUFA। और इसकी आगे 2 किस्में हैं, एक ओमेगा 6 फैटी एसिड है। तो हम बात कर रहे थे कि आप जो भी फैट्स खाते हैं उनके अंदर बुनियादी तौर पे फैटी एसिड्स होते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म को फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है, हमारे जिस्म को गोश्त की या चिकनाई की ज़रूरत नहीं होती। तो फैटी एसिड्स में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये 3 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं। और फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की 2 मज़ीद किस्में हैं, जिन्हें कहते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड। अच्छा, हम ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ये भी अब देखा गया, जबकि ये कहाँ तक हमने मैक्सिमम खाना है, तो इससे हमें पता ये चला मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैलोरीज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो ये आपके लिए जिस्म में जाके नुकसान करेगा। सिर्फ 100 कैलोरी, और आप याद रखें कि 1 ग्राम जब बर्न होता है फैट का तो उससे 9 कैलोरीज निकलती हैं। तो आप 100 को अगर आप 9 के ऊपर तकसीम करेंगे तो ये 11 ग्राम बनता है। 11 को अगर चमचियों में लेके आए तो ये 2 खाने की चमचियाँ बनती हैं। इससे ज़्यादा अगर आप ओमेगा 6 फैटी एसिड लेंगे तो ये आपके जिस्म में जाके जहर बन जाएगा। और ओमेगा 6 फैटी एसिड और फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी जो मछली के तेल में होते हैं, अगर ये आप ठीक तरह से ना लें, और फिर ये अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का मछली का तेल नहीं लेंगे और वो चाइना से इंपोर्टेड कैप्सूल लेंगे जो धूप में पड़े रहते हैं और पता नहीं कैसा वो बंद होता है, तो उसको भी खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो हमारे जिस्म को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देता है। इसलिए जब भी आपने फ़िश ऑयल यूज़ करना है, एक तो उसे कैप्सूल फॉर्म में, जेल कैप्सूल फॉर्म में नहीं लेना, आपने हमेशा उसको ऑयल फॉर्म में लेना है, और किसी अच्छी कंपनी का। पाकिस्तान में अभी सिर्फ एक कंपनी है न्यूट्री फैक्टर, मैंने ग्रुप में उसकी तस्वीर भी शेयर की हुई है, उसका ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं। तो 1 चमची सुबह, 1 चमची शाम आप ले सकते हैं।
बाकी ओमेगा 6 आप देखें कि ये, चूंकि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये किसी भी राह चलती चीज को पकड़ लेता है, तो ये फिर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नतीजे में जो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन के रिएक्टिव स्पीशीज पैदा होती हैं, जो बॉडी को हर टिश्यू को डैमेज करने की सलाहियत रखते हैं, आपके सेल को तबाह कर सकते हैं, आपके डीएनए को चेंज कर देते हैं। इसे कहते हैं बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया, और फिर हम एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें खाते हैं जिससे उसको हम निकालते हैं। वो नेचुरली पैदा होता है कि जब भी ग्लूकोज बर्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो हमारे सेल का पावर हाउस है, जब उसमें ग्लूकोज बर्न होगा तो उससे फिर ये आरओएस पैदा होते हैं। तो अगर आपके जिस्म के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, यानी कुकिंग ऑयल से हासिल करदा फैट्स हैं, तो ये उसको फौरी तौर पर उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, उसके साथ यारी गांठ लेता है, उसके साथ दोस्ती बना लेता है, और फिर ये मिल के बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारी जो इस वक्त बीमारियों की सबसे बड़ी वजह, अगर दो फैक्टर हम कंक्लूड करें, तो वो ये है कि एक आपकी खुराक में कुकिंग ऑयल की शक्ल में ओमेगा 6 फैटी एसिड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तकरीबन सारे का सारा ही वो है। आप देख लें, आप फ्राई भी उसी में कर रहे हैं कुकिंग ऑयल, आप हांडियाँ भी उसी में पकाते हैं, आप जनाब चावल भी उसी में पकाते हैं, और भी घर में जहाँ कोई कुकिंग होगी, इवन जब बारबेक्यू होता है तो उसके ऊपर भी हम वही लगा रहे होते हैं। तो नतीजा ये है कि ये जैसे ही हमारे जिस्म में जाता है तो फिर ये जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन को पैदा करता है। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी है, यानी ये जिस्म के अंदर जो इन्फ्लेमेशन का अमल है उसको तेज कर देता है, और ये इन्फ्लेमेशन जैसे जैसे फिर जिस्म में फैलती है तो फिर इसी से स्ट्रोक होता है, फालज, इसी से आपके दिल की जो आर्टरीज हैं वो डैमेज होने के बाद ब्लॉक होती हैं, यही ब्रेन में जाके असर करता है, तो डिमेंशिया और याददाश्त के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो यही मामलात आपके जब जोड़ों में जाते हैं इन्फ्लेमेशन, तो जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं। तो आज ये जो जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है, इवन दुबले पतले लोगों के अंदर, मोटे लोग नहीं है, वजन भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जोड़ दर्द करते हैं, उनके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन का लेवल बहुत है। और उस इन्फ्लेमेशन के अंदर जहाँ बाकी बहुत सारे फैक्टर हैं, स्मोकिंग का फैक्टर है, आपके कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाने के अलावा जो मेन फैक्टर है, जो मेन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, वो आपका कुकिंग ऑयल है। ये जब चेंज हुई है ना हमारी खुराक के अंदर कुकिंग ऑयल की, इसने फिर हमें, हमारे दिलों को इसने बीमार किया। ये जो दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि ये तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। आपने बीफ खाना बंद कर दिया, आपने चर्बी नहीं खाई, आपने मक्खन और देसी घी बंद कर दिया, तो अब तो आप कुकिंग ऑयल खा रहे हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है, जो तो दिल का जामन है, दिल की जिंदगी और हिफाजत का जामन है। तो फिर दिल की बीमारियां क्यों हैं? और अगर ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है तो फिर मोटापा क्यों है? मोटापा तो फिर नहीं होना चाहिए ना। ये जो फैट जमा हो रही है तो क्यों है? तो ये बेसिकली ये जो आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जो कि मेनली कुकिंग ऑयल के अंदर होती हैं, जो कुकिंग ऑयल आप खा रहे हैं, मकई का तेल है, चाहे चाहे वो सनफ्लावर है, चाहे वो सोयाबीन है, चाहे वो कॉटन सीड है, बनौले का है, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा है। और फिर उसका रिजल्ट ये है कि हमारे सारे के सारे सर से पांव तक जो बॉडी के टिश्यू हैं वो डैमेज हो रहे हैं, और फिर आपका लाइफ स्पैन कम हो रहा है, सडन हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्यों? अब इस पे कोई तवज्जो नहीं है, कोई अथॉरिटी इसको नहीं देख रही। उसकी वजह यह है कि 1,000 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है, ये बिग फूड इंडस्ट्री जो है 1,000 अरब डॉलर की है, और ये किसी भी चीज़ को सामने नहीं आने देते। आप मरते हैं तो मरे, इनको इससे कोई गर्ज नहीं है। इन्होंने, इनका मकसद ये है कि आपकी जेबों से पैसा निकालना और आपको सेहत से भी महरूम करते चले जाना। ये वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो रिसर्च जो है आपके सामने नहीं आ पाती, जो आपको असल बात बताए। सवाल हम खड़ा नहीं करते, सवाल हम करते नहीं हैं कि अगर एक ग़िज़ा बेहतरीन है और उसको सारे अदारे इंडोर्स कर रहे हैं,
तो फिर उसके बावजूद हम बीमार क्यों हैं? ये है असल हमारा क्वेश्चन। और जब आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं देगा, क्योंकि इन सब के मफादात पर ज़द पड़ती है, तो फिर आपको अपनी सेहत का झंडा खुद उठाना है। तो जनाबे वाला बात हो रही थी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो ये तो मैंने काफ़ी खोल दिया। अब दो बचते हैं, एक को कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे को कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ओमेगा 9 भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा जैतून के तेल में होता है, तो ये आपके जिस्म के लिए बहुत हेल्दी है। अभी आपको मुख्तलिफ तेलों के अंदर, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर क्या क्या रेशो है वो भी उस पर आता हूँ। तो ये, और दूसरा है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ना, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं कि क्योंकि इनके दरमियान कुछ घुस नहीं सकता, और आपकी और मेरी बॉडी जो है, इनका जो स्ट्रक्चर है पूरा, जो हमारा जिस्म है ना, इसका 70 से 80% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड से है। आपके सारे खुलिये उससे बने हुए हैं, उनकी जो झिल्लियाँ हैं उनसे बनी हुई हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3, इनका बहुत थोड़ा किरदार है हमारे जिस्म में। असल जो हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर, जो आपके जो मसल्स हैं ये प्रोटीन और फैट से मिलकर बने हैं। इनके अंदर जो हेल्दी फैट्स है वो सैचुरेटेड फैट्स है। जो आपके खुलिये के अंदर हेल्दी फैट्स है वो सैचुरेटेड फैट्स है। जो हमारा स्ट्रक्चर, ये जो जो हम खड़े हैं, ढांचा है हमारा, इसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है। लिहाजा इसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमें पता चला कि ये अगर बहुत ज़्यादा भी आप खा लें तो ये टॉक्सिक नहीं होती, क्योंकि ये जिस्म में सेफली जाकर स्टोर हो जाती है। तो फर्ज करें अगर 2000 कैलोरीज है, तो उसमें अगर आप 1300 कैलोरीज भी इनसे लेते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड से, तो तब भी आपको किसी किस्म के नेगेटिव इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ता। ये इतनी ज़बरदस्त है। और ये खराबी उस वक्त होती है कि जब आपके जिस्म के अंदर ना इंसुलिन का लेवल बढ़ा होता है, तब फिर सारी फैट्स खराबी की तरफ चली जाती है। जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, यानी शुगर की बीमारी है आपको, तो फिर आप का जिस्म बिल्कुल पागल हुआ फिरता है, उसे समझ नहीं आती किस चीज़ को संभालना है, किसको नहीं संभालना। और उस शुगर की बीमारी के पीछे जो असल वजह होती है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो आपका मीठा होता है। उसको हम 10% से ज़्यादा कोई शुगर का मरीज परहेज करता मैंने नहीं देखा। जो कहता है ना जी मैं बड़ा परहेज करना डॉक्टर साहब, मैं पूछता हूँ क्या परहेज करते हो, कहता है जी फिक्की चाय पीता हूँ, बोतल नहीं पीता। ये होते हैं सबसे ज़्यादा परहेज। मिठाई जी कभी कभी खाता हूँ, तो मिठाई तो हम वैसे ही नहीं खाते। हमारी जिंदगियों में मीठे का रोल 10% से ज़्यादा नहीं है। असल जो आपके ऊपर चढ़ाई की हुई है वो तो की हुई है गंदम ने और चावलों ने। अगर तो चावल सेफ है, लेकिन जब हम चावल भी खाने पे आते हैं तो इतनी बड़ी प्लेट खाते हैं, आधा किलो किलो चावल हम खा जाते हैं। अब किलो चावल के अंदर 600-700 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। अब 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को 4 से ज़रब दें तो ये तो एक प्लेट ही आपकी 250 ग्राम 2500 कैलोरीज बन जाती हैं। और जबकि मैंने आपको बताया 600 से ज़्यादा कैलोरीज अगर आप लेंगे तो किसी सूरत भी आपका जिस्म उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर साथ में मीठा, पता नहीं ये कहाँ से हमने सीख लिया, और सुन्नत के नाम पे सीख लिया कि मीठा खाना सुन्नत है। पहले इतनी बिरयानी खाई, फिर उसके साथ 2 नान डकारे, उसके बाद आपने एक हाफ लीटर की बोतल पी ली, और फिर आप मीठा ढूंढ रहे हैं क्या हलवा में डाल दें गाजर का, पेठे का। आजकल शादियों में यही कुछ हो रहा है। और शुगर का मरीज है और उसे कहो तो कहते हैं जी कभी कभी करते हैं। जब आपके जिस्म में फ्रक्टोस डेंजरस मीठा है जो फल के अंदर होता है, इसी से चीनी के अंदर आधा फ्रक्टोस है आधा ग्लूकोज है। ये गुड़ के अंदर भी होता है, ये शहद के अंदर भी होता है, ये वाला आपके ताज़ा फलों के जूस के अंदर भी होता है ये फ्रक्टोस। और जब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिस्म में इकट्ठे जाते हैं तो ये फिर इकट्ठे जाके एक ग्रुप बनाते हैं जो जिस्म में तबाही फेंकते हैं। तो आपने इन चीज़ों को जिस्म से निकालना है।
तो जैसे जो शुगर का मरीज है, जो ब्लड प्रेशर का मरीज है, जो हार्ट का पेशेंट है, उसने अपने आप को गंदम दालों से भी बाहर निकालना है और उसके जिस्म को कार्बोहाइड्रेट चाहिए। आपके जिस्म के बहुत सारे फंक्शन हैं जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की से बनते हैं। उसके लिए आपने हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं। 20 ग्राम 25 जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कहाँ से आएंगे? सब्जियों के अंदर से, जो सब्ज पत्तों वाली सब्जी है, जिसको हम कहते हैं सैलेड की शक्ल में आप लेंगे, ग्रीन शेक की शक्ल में लेंगे, या फिर थोड़े से चावल। और उसके ऊपर भी मैं कहता हूँ जब देसी घी डाल लें, देसी घी डालने से वो जो चिकनाई होती है उससे कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम हो जाता है और वो शुगर को ज़्यादा नहीं बढ़ाते। तो थोड़े से मुराद कितने, 60-70 ग्राम, छोटी प्याली, बिल्कुल छोटी, इतनी बड़ी प्लेट नहीं। आलू 100 ग्राम, 60-70 ग्राम तक आलू, उससे हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेंगे, शक्करकंदी से भी मिलेंगे। लेकिन ये सब तंदुरुस्त बंदों के लिए है। अगर आप शुगर की बीमारी में फंस गए हैं ना, तो अब तो आपको 70 ग्राम आलू क्या, 10 ग्राम आलू भी आपका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि 600 ग्राम तक तंदुरुस्त बंदा, सॉरी 150 ग्राम तक, 600 कैलोरी 150 ग्राम तंदुरुस्त बंदा खा सकता था। हम कितना कितना खाते रहे। अब आपने अपने जिस्म को बियॉन्ड लिमिट नुकसान पहुंचाया है। अब गोलियों के साथ आप कितना मैनेज कर सकते हैं? अब से मैं कहता हूँ जो शुगर का मरीज है वो सारी उम्र रोजे रखता रहे, तो अब उसके लिए यही बख्शिश होती है। वो खा रहा था, खा रहा था, खा रहा था, उसने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, जिस्म को हमने मार के रख दिया। वो काम जो, वो शुगर जो उसने पूरे साल में खानी थी, हमने एक हफ्ते में उसके अंदर फेंक दी। कहाँ कतरा कतरा, कहाँ आप यकदम बाल्टियां उडेलना शुरू कर दें, तो सारे सिस्टम जो है वो फिर वो कतरा भी बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो जो कहते हैं ना थोड़ी सी है, तो थोड़ी सी नॉर्मल बंदे के लिए है। फिर अगर शुगर का मरीज थोड़ी सी भी खाता है तो उसकी शुगर ऊपर चली जाती है। ये डिफरेंस होता है। तो वापस आते हैं फैट्स की तरफ। तो सैचुरेटेड फैट्स जो है ये जब बर्न होती है ना, तो इनसे कोई जहरीले केमिकल भी नहीं बनते। इससे सिर्फ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा पावर हाउस है, जब इसको जलाता है, पावर हाउस के अंदर दो फ्यूल हैं, या ग्लूकोज है या फैट्स है। तो फैट्स के अंदर ये जो सैचुरेटेड फैट्स है ये सबसे अच्छा फ्यूल है। और अगर ये ना मिले तो फिर आपका सेल ग्लूकोज की तरफ जाता है। तो बुनियादी फ्यूल जो आपकी बॉडी का है, जिससे हमें तवानाई मिलती है, वो फैट्स हैं। और फैट्स में वो फैट्स जिसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, और हमें इन्हीं से दूर कर दिया गया। ये है एनिमल फैट्स। अब जैतून का तेल तो हमारे यहाँ बहुत थोड़ा है, और जैतून का तेल जो इस वक्त मार्केट में आ रहा है ये बिल्कुल काबिल भरोसा नहीं है। ये खालिस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल नहीं होता, ये पॉमेस ऑयल होता है, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के बाद जो बच जाता है उसमें केमिकल डाल के निकाला जाता है। लिहाजा अपना कीमती पैसे जैतून के तेल पे खर्च कभी ना करें। उसकी निस्बत जैतून का जो करीब तरीन तेल है वो आपका सरसों का तेल है। बिल्कुल जैतून के तेल का ऐसे मुकाबला करता है। लेकिन क्योंकि सरसों के तेल के अंदर भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 27% होते हैं, तो चाहिए हमें होते हैं 2 से 3%। इसलिए उसको भी खानों में जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें मसले आते हैं। तो मैं आखिरी हल के तौर पे कहता होता हूँ कि आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो बेहतरीन फैट्स हैं जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हैं, तो जनाबे वाला सबसे अच्छी पता है क्या चीज़ है? चर्बी। बड़े गोश्त की चर्बी, बीफ टैलो, इसके अंदर आपके 50% सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और फिर इनके अंदर कोई तकरीबन 40% के करीब, 40 से 42% के करीब आपके मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अब आप देखें कि ये 50 और 42, ये 92-98% आपकी बॉडी के लिए बेहतरीन फैटी एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, और ये चर्बी के अंदर है।
वो तसव्वुर है चर्बी खाने का हमारा, और सबसे सस्ती चिकनाई है ये। वो जो जानवर के गुर्दों के इर्द गिर्द होती है, ये फैट्स मंगवाएं, इसको गर्म करें। गर्म करेंगे तो वो निकल आएगी फैट्स, और इसके अंदर क्रैकर से निकल आएंगे। जो गोश्त है, पानी है, वो ऊपर से उतार दें। इस फैट्स को दोबारा ठंडा होने दें, फिर इसको नमक वाले, तेज़ नमक वाले पानी में, अगर 1 किलो फैट्स है तो 2 किलो पानी में गर्म करें पानी, उसमें नमक डालें, उसमें फिर ये डाल दें और हल्की आंच पे फिर इसको 10-15 मिनट पकाएं, और उसके बाद पानी को ठंडा होने दें। इसके अंदर जो और इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो भी साफ़ हो जाती हैं। वो जब आप ठंडा होगा तो ऊपर से उतारेंगे, वो केक सा उसके नीचे जमे हो ब्राउन ब्राउन सी चीज़ें, वो छुरी से खुरच दें। इसको फिर तीसरी दफ़ा ऐसा कर लें। जब आप तीसरी दफ़ा ये प्रोसेस करेंगे नमक पानी वाला, तो ये दूध जैसी सफ़ेद हो जाएगी। ये सबसे अच्छी फैट्स है आपके जिस्म के लिए और सबसे सस्ती है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, वो सिर्फ 3% है। ठीक है, जबकि यही जो आपका आपके बाकी ऑयल हैं जैसे, उनके अंदर ये तकरीबन मैं निकाल रहा हूँ जी, अब मकई तो अब जरा मकई का तेल है, मकई के तेल के अंदर ये मैंने कुछ फैक्ट्स निकाले थे। आपका जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं वो 54% हैं। 54% मकई के तेल को, जिसे सबसे ज़्यादा दिल का पेंट किया जाता है कि ये दिल के लिए बड़ा अच्छा है, इसमें सबसे ज़्यादा आपके ओमेगा 6 फैटी एसिड हैं जो जिसमें इन्फ्लेमेशन फैला रहे हैं। इसके बाद जनाबे वाला आपका सोयाबीन ऑयल है, इसमें 50% है, बल्कि 51% है। और अच्छा, कनोला के अंदर कम है। कनोला के अंदर आपके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये 7.4% है, और फिर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कनोला ऑयल के अंदर है ये 63% है, 63%। ये हेल्दी है। और जो आपका जैतून का तेल है उसमें 73% होते हैं। तो ये जैतून का तेल और ये एक दूसरे के साथ ना compete करते हैं, इसलिए सबसे जो, और इसमें जो आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ओमेगा 6 और ओमेगा 3, इनकी रेशियो भी बड़ी अच्छी है कनोला ऑयल के अंदर। तो आप वर्ष कम वर्ष जो है ना, ये बाकी कोई ऑयल इस्तेमाल ना करें, मकई का, सनफ्लावर का, इसका अपना कॉटन सीड का, सॉफ्ट फ्लावर का, सोया ऑयल, उसकी बजाय प्रेफरेबली अगर आपको मस्टर्ड ऑयल मिलता है, अपनी जो हमारे इलाके की सरसों है, इसका तेल बनाएं। और इस तेल को नेट के ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से साफ़ किया जाता है, घर में ही इसको साफ़ करें। एक तरीका ये है कि इसमें प्याज डाल लें, तो प्याज डालने से जो ऊपर इसकी झाग आती है उसको उतार लें। कुछ थोड़ा सा फ्लेवर का फ़र्क आता है, आप आदी हो जाए तो ये बेहतरीन फैट्स है सस्ते में। लेकिन जो मैं फिर भी आपको कहूँगा कि सबसे अच्छी फैट्स आपकी बीफ की और मटन की चर्बी है। तो लिहाजा कम से कम जो गोश्त हो ना, उसके साथ जो चर्बी हो उसी में उसको पकाया करें। दूसरी जो सबसे अच्छा आपके लिए ऑयल है, जिसको चर्बी के बाद जो सबसे अच्छा है वो मक्खन है। मक्खन और देसी घी, इनके अंदर भी आपका तकरीबन 63% जो है वो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, और 25% आपकी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं। जी, बीफ मटन सेम है, कोई फ़र्क नहीं होता इसमें। ठीक है, इसके बाद जनाबे वाला अंडे की जर्दी है, इसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो 37% होती हैं, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स 46% होती हैं। और आपकी जो फिर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 हैं वो बाकी दोनों उसमें हैं।
तो जो सबसे अच्छा कम्बिनेशन है वो चर्बी और मक्खन का बनता है, जिसके अंदर सारी हेल्दी फैट्स होती हैं और अनहेल्दी फैट्स बहुत थोड़ी होती हैं। वो जितनी हमें चाहिए, हमें ओमेगा 6 भी चाहिए, ओमेगा 3 भी चाहिए, तो ये आपको काफ़ी हद तक उससे मिल जाती है। और फिर सबसे ज़्यादा जो ओमेगा 3 आपको मिलेगा, अगर आप ठंडे पानी की आपको मछली मिल जाए और समुद्री मच्छी मिल जाए, तो सबसे अच्छा सोर्स वही होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। अगर वो नहीं मिल सकती, हमारी जो ये फार्म फिश आती है इसके अंदर कुछ नहीं होता। ऊपर से जब आप इसको ऑयल में फ्राई कर लेते हैं तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है, फिर इसमें कुछ नहीं बचता। हमेशा मच्छी को सालन की शक्ल में पकाएं या उसे कोकोनट ऑयल के अंदर फ्राई करें। अब जो कोकोनट ऑयल है इसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त, ये जो नारियल का तेल है, देसी घी नहीं मिलता, नारियल का तेल। आप जाएं अकबरी मंडी में जाएं, पापड़ मंडी में जाएं, वहां से नारियल खुद लें और उसका तेल निकलवाएं। नारियल के तेल का जायका बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कुकिंग ऑयल में पकाया किस में पकाया। मैं घर में दो प्रेफरेबली यूज़ करता हूँ, तीन कह लें। पहले नंबर पे देसी घी, फिर कोकोनट ऑयल, और तीसरे नंबर पे अगर कभी कोई फ्राइंग का करना पड़ जाए, कोई किसी वक्त मूड बन जाए या कभी कोई मेहमान आ जाए, तो फिर हम सरसों का तेल। ये टॉप की है। और इसके साथ मैं चिकनाई जो फैट्स हैं, जब मैं गोश्त लेके आता हूँ, चाहे पुट का गोश्त होता है, वो बीफ है तो उसके साथ लगी होती है, तो वो सालन के अंदर आ जाती है। फिर हड्डियों की यखनी, खल्ली की रोटी वो खाने वाली नहीं रहती। आप इसमें ना कोकोनट ऑयल की खल्ली ना यूज़ करें, आप उसको कोकोनट का बरादा जो है वो रोटी में इस्तेमाल करें। तो कोकोनट फ्लोर सबसे टॉप पे, आपकी बीफ की चर्बी, फिर मक्खन, देसी घी, कोकोनट फ्लोर, और एंड पे आपका ये कनोला ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। ये है वो आपकी फैट्स जिसके ऊपर आपने टिकना है। कनोला ऑयल को एंड पे रखना है, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना। तो जिसमें आपके बच्चे भी लग जाएंगे, आप खुद भी खाएंगे, वो कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल की एक और खूबी ये है कि ये आप खालिस अपने सामने निकलवा सकते हैं। 600 ₹650 किलो मिलेगी। ये नारियल 50 रुपये लेते हैं, ये तेल निकालने वाले, इसको आप निकलवाएं तो इसका जो कंटेंट है ऑयल का, ये तकरीबन 50% से ज़्यादा है। यानी 1 किलो में से 550 ग्राम 600 ग्राम तक का आपका कोकोनट ऑयल निकल आता है। तो आपको आज के रेट में अगर आप खुद सारा कुछ करते हैं, बाजार से लेंगे तो वो बहुत महंगा भी है और मिलावट वाला भी होगा, तो ये आपको कोई 1100 ₹1150 किलो पड़ेगा। इसी तरह अगर ये 660 ग्राम तक मैक्सिमम निकलता है, जो अच्छा मैंने निकाल के देखा है वो 600 550 600 ग्राम आराम से निकल आता है। तो अगर 650 है तो 1100 में पड़ जाएगा, वरना 50 रुपये ऊपर चला जाएगा। तो ये सबसे अच्छी आपकी है। और फिर चर्बी को, गोश्त जो है वो चर्बी वाला फैटी कट घर में लेके आए। ये जो कीमत से हर चीज निकाल देते हैं ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो जानवर के जिस्म के अंदर, और जानवर आपने हमेशा फार्म के जानवर का गोश्त नहीं खरीदना। अभी भी हमारे गांव देहातों के अंदर जो कट्टे हैं वो आमतौर पे पट्ठे के ऊपर पाल रहे होते हैं, चारे के ऊपर पाल रहे होते हैं, वो बेहतरीन गोश्त होता है, उसे ग्रास फिनिश करते हैं। और ये जो कुर्बानियों के जानवर आते हैं जिसपे वो कहते हैं जनाब इसको हम मक्खन को आस करते हैं, उनको सिर्फ दाने खिलाते हैं, उनको सिर्फ गंदम खिला रहे होते हैं, उन्हें चने खिला रहे होते हैं। और आप देखें कि वो जानवर गंदम चने खा के इतने इतने मोटे होते हैं, तो जब वही अनाज हम खाएंगे तो हमारा वजन क्यों नहीं बढ़ेगा? वो जानवर कोई तेल या देसी घी तो नहीं खाते ना। और उनको जब कुर्बानी करते हैं तो हमें देखने का रूह नहीं करता, इतनी इतनी मोटी चर्बी होती है और वो होती भी पीले रंग की है, वो ठीक नहीं है। वो वाली चर्बी जो आपको, जो हमारे जानवर होते हैं पट्ठे के ऊपर पले होते हैं, हमारे देहातों में पले होते हैं,
इन जानवरों के जो खास तौर पे गुर्दों के इर्द गिर्द चर्बी की सफ़ेद रंग की चादर होता है जखीरा, और वो जो ओजरी के ऊपर होती है वो भी सफ़ेद बिल्कुल दूध जैसी होती है, वो वाली चर्बी आपने इस्तेमाल करनी है जी। कोकोनट को ऑयल को साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोकोनट ऑयल आप जैसे लाएंगे इसको रखें, इसके नीचे वो कोकोनट का जो ब्राउन कलर का छिलके का रंग होता है वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर से उतार लें। इसको कोई साफ़ करना नहीं, इसे एज इट इज़ यूज़ करें, ये बेहतरीन है। इसके अलावा हमें जिस चीज़ से डराया गया वो अंडे की जर्दी है। लोग बेचारे जर्दी फेंक देते हैं, सफ़ेदी खा रहे होते हैं। कभी भी अंडे की सफ़ेदी खाली ना खाएं, ये आपके जिस्म को डिस्टर्ब कर देती है। ये प्रोटीन हजम ही नहीं होती। फिर ये हमेशा इकट्ठा होल एग खाना है, और उसके अंदर भी बेहतरीन फैट्स हैं, और इससे कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। कल मैं कोलेस्ट्रॉल के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये जो बड़ा खौफ है ना कि ये जो आप बता रहे हैं ये तो जनाबे वाला हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा और पता नहीं क्या कर देगा और हमें दिल के दौरे पड़ जाएंगे, ये सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाती। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाली चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैदा है, चीनी है, फिर आपका कुकिंग ऑयल है। यही तीन चीज़ें हम खा रहे हैं, चाहे आप बाहर से खाना खाएं चाहे आप घर में पकाएं। तो बीमार हैं, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला। 1,000 अरब डॉलर की इंडस्ट्री चल रही है, पैसे आप कमाएं उनको खिलाएं। किसी को बुनियादी खुराक का जो मामला है वो सीधा करना मुश्किल लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट को लिमिट करना है, प्रोटीन को भी आपने एक ख़ास लेवल से ऊपर नहीं लेके जाना, लेकिन फैट्स आप दिल भर के खाएं क्योंकि आपका सारा स्ट्रक्चर फैट्स के ऊपर है, आपकी बॉडी सारी फैट्स के ऊपर है। आपके हार्मोन, खास तौर पे वो जो मर्द हजरात हैं जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला है, उनके पीछे बुनियादी वजह यह है कि उनकी जो फैट्स हैं वो अनहेल्दी हैं। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बनते ही, ग्रोथ हार्मोन बनता ही फैट से है, और वो सेचुरेटेड फैट से है। आप कनोला ऑयल भाईजान वहाँ से लेंगे अपने कोल्लू से, कंपनियों की कोई चीज़ नहीं लेनी। ये इतना प्रोसेस करते हैं कि ऊपर खूबसूरत तस्वीरें हैं, खूबसूरत पैकिंग है, अंदर बदसूरत माल है। और जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां है ना, इतनी खूबसूरत पैकिंग, फिर इतनी खूबसूरत लड़की वहाँ खड़ी कर देंगे। ऐसे ही आप पैनाडोल खरीदने जाएंगे और उससे कोलाजन का इतना बड़ा डब्बा ले लेंगे बगैर ज़रूरत के। तो मार्केटिंग के ट्रेंड हैं, मार्केटिंग के मामलात हैं जो हमें असल ज़रूरतों से हटा के गैर ज़रूरी चीज़ों पे हमारे पैसे लगवा देते हैं, जिसकी वजह से हमें महंगाई मार रही है। आज भी आप अपनी खुराक सीधी कर लें, आपकी खुराक की मिकदार बहुत थोड़ी है। अभी रमज़ान शरीफ आने वाला, सब घरों के बजट डिस्टर्ब हो जाएंगे। दही बल्ले, समोसे, पकौड़े, लाल शरबत, फलां चीज़, जो आप सारी उम्र आपने चीज़ें नहीं खाई, फल आपको नहीं मिलेगा। रोज़े के साथ जो आपने फास्टिंग की होती है उसका बेड़ा ही गर्क कर देते हैं जब हम इफ्तारी करते हैं, और फिर बजट भी आपका ख़राब हो जाता है। क्यों? इफ्तारी का कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में मीडिया के ज़रिए डाल दिया गया कि पकौड़े हों, समोसे हों, फ्रूट चाट हो, रूह अफ़ज़ा की बोतल पड़ी हुई हो। ये आजकल तो फिर कोक और पेप्सी भी बहुत ज़्यादा किसी से पीछे नहीं है, वो कहते हैं जी आप इससे इफ्तार करें। तो ये वो जो सारी चीज़ें हैं ये मिल के आपको आपके सिस्टम को ख़राब कर रही हैं। जी, सरसों के तेल को साफ़ करना चाहिए। सरसों के तेल को आप साफ़ करेंगे, उसका जायका भी अच्छा हो जाता है और उसकी खुशबू भी बेहतर हो जाती है। तो जैतून का तेल अगर तो आपको सही मिले तो फिर आप लें, नहीं मिलता तो नहीं लेना। मछली का तेल जब आपको चाहिए, अभी शुरू में मैं इस्तेमाल करवाता हूँ कि 1-2 महीने आप करें, क्योंकि जिस्म में शदीद कमी होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। उसके बाद ये जो चर्बी है, ये जो बाकी चीज़ें हैं उसके अंदर ये सारा कुछ होता है। इसको जी साफ़ करने का तरीका फजल साहब ये है, सरसों के तेल को आप गर्म करें,
और मसलन अगर ये 5 है तो उसके अंदर 1 किलो प्याज मोटा मोटा काट के डाल दें, यानी 4-4 पीस करके ना, और फिर उसको गर्म करें। और जब ये ब्राउन हो जाए, प्याज ऊपर आ जाए पकौड़े की, तो उसको उतार दें। इसके साथ साथ ऑयल के ऊपर वो झाग भी आती जाती है, उसको भी उतारते जाएं। बाद में ये ऑयल ठंडा करके रख लें, तो ये बहुत अच्छा ऑयल होता है आपके घर में। आप इसे हंडी भी पका सकते हैं, चावल थोड़ा सा फ़र्क आएगा इसके टेस्ट में, क्योंकि कुकिंग ऑयल का टेस्ट केमिकल डाल डाल के वैसे ही उन्होंने ख़त्म किया होता है, तो बच्चे थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं। लेकिन मैंने देखा जो आपका कोकोनट ऑयल है, ये नहीं किसी को पता चलता कि इसमें क्या था। मैंने पराठे भी उसमें बनवाए हैं, मैंने उसके अंदर तकरीबन हर तरह की कुकिंग करवाई है, इवन मैंने बनाई है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो ये वो चीज़ अपने बच्चों को आप उस पर लगाएं। और वो जो ख़ास तौर पे आपकी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं जो अभी अडल्टहुड में जा रही हैं, जिनके जिस्म के अंदर, आप देखें मर्दों के जिस्म के अंदर इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आती अडल्टहुड में जाते हुए, ख़वातीन और बच्चियों के जिस्म में बेतहाशा चेंजेस आती हैं। उनको उस वक्त ये चीज़ें आपने सही करनी, और सबसे ज़्यादा आपकी जो कोशिश होनी चाहिए वो होगी फैट्स को ठीक करने में। तो फैट्स में उन्हें मटन बीफ खिलाएं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाउन करें, उनके बर्गर बंद करें, पिज़्ज़े बंद करें घर में, और ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं इनको बंद करें। आपका बजट बहुत नीचे आ जाएगा। मैंने जब फैसला किया था कि मैंने देसी घी पे शिफ्ट होना है, तो देसी घी ज़ाहिर है बहुत महंगा था, और 3 गुना महंगा है आपके इस ऑयल से। और फिर बस कुछ बुनियादी चेंजेस की, मैंने कहा जी मैंने चिकन नहीं खाना, मटन की तरफ शिफ्ट करना है। तो जब मेरी बेगम ने मेरे वो बजट बनाया, तो उसने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा हो जाएगा। हम महीने में 4 दफ़ा बच्चों के साथ मैं बाहर जाता था, खाना छाना हम बाहर से खाते थे। तो जब मैंने वो बंद किया, तो इतने पैसे बच गए, यकीन जाने। तो उन सारे पैसों से हमने देसी घी और मटन के ऊपर शिफ्ट कर लिया अपने आप को। अब वो लोग कहते हैं जी हम तो बच्चों के साथ नहीं जाते। तो मैंने जब उनको मजीद हम बात करते हैं, तो हर गरीब बंदे का बच्चा भी ना, जो सारा दिन 100-150 रुपया दुकानों पे खर्च कर रहा होता है, बाहर रेडी वाला आ रहा है, उससे चिप्स वो खा रहा है, या वो कुरकुरे खा रहा है, या वो लेज चिप्स लेके खा रहा है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके असल पैसे उधर लगवा रही हैं। तो अपने बेटियों को ख़ास तौर पे ये जितना उनका अच्छा आप खाना पीना कर देंगे, उनकी प्रोटीन अच्छी कर दें, उनका फैट्स सॉलिड कर लें, और कार्बोहाइड्रेट उनके हेल्दी कर दें, ये बेहतरीन माएँ साबित होंगी। इनको कोई प्रेगनेंसी के अंदर कोई इशू नहीं होगा। ये आपको जो परेशानियां हैं इस वक्त, 2-2 3-3 दफ़ा मिस कैरेज हो रहा है, लाखों रुपए की दवाइयाँ बेटियां खा रही हैं, और उसके बाद फिर नॉर्मल डिलीवरी होती ही नहीं है, 90% अब सिजोरियन पे चले गए हैं। इसमें एक तो डॉक्टरों की भी बदमाशी है कि वो पैसे बनाते हैं, दूसरा मसला ये है कि वो बच्ची के जिस्म में जान ही कोई नहीं, और फिर 1 या 2 बच्चों के बाद बस अल्लाह अल्लाह खैर ही अल्लाह। वही हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ, 10-10 12-12 बच्चे, और सादा खुराक थी। तो खुराक उनकी क्या थी? कार्बोहाइड्रेट थोड़े ही थे, फैट्स उनकी सबसे हेल्दी थी। जितना भी था देसी घी से आ रहा था, या गोश्त में था, या सरसों का तेल था। तो जब आप बनस्पति घी पे आए, जब आप कोकोनट ऑयल, सॉरी कुकिंग ऑयल पे आए, कोलेस्ट्रॉल से पाक, दिल की सेहत का मुहाफिज, और एक कंपेन उसके ऊपर, अब आप टीवी लगाएं तो धकाधक टकाटक लगे हुए हैं, तब आपके घरों में ऐसे ही बीमारियों ने यलगार करती है। ये है सिंपल सोल्यूशन। अब शुगर की मरीज का, वो कहते हैं सर जी क्या ताल्लुक है शुगर, मैं जब कुकिंग ऑयल की बात करता हूँ, मेरी ये पहली क्लास है जिसमें मैंने इतना खोल के फैट्स के ऊपर बात की है, वरना मैं कहता हूँ कुकिंग ऑयल बंद कर दें। लोग सवाल करते हैं, कहते हैं डॉक्टर आप कहते हैं खाएं, आप कहते हैं ना खाएं, आप कहते हैं चर्बी खाएं, डॉक्टर कहता है उसके पास से भी नहीं गुजरना। तो मैं फिर चर्बी को अभी उन्हें कहता हूँ नहीं खा सकते तो कम से कम नारियल का तेल ही खा लो, नहीं खा सकते तो आप फिर सरसों के तेल पे आ जाओ। लेकिन आप खुदारा ये जो कंपेन चलती है ना, इनसे बच जाए। तो सबसे अच्छी फैट्स वापस आते हैं, चर्बी, मक्खन, देसी घी, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, बस और ख़त्म।
इनमें से जितनी जितनी आपकी कैपेसिटी है कोशिश करें कि वो करें। और उसके बाद अंडे सबसे अच्छी फैट्स है, अपनी छतों को इस्तेमाल करें। जिस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे मुल्क में आ रहे हैं, अगर आपके घर में थोड़ी सी जगह है तो वहाँ पे मेरे भाई अब मौसम आ गया है, सब्जियाँ गर्मियों के लिए लगा लें। करेले लगाएं, भिंडियाँ लगाएं, घिया तोरी लगाएं, कद्दू लगाएं, टिंडे लगाएं। ठीक है, छतों पे छतें ठंडी भी रहेंगी। इसके साथ मुर्गियाँ रखें, 10-10, 12-12 मुर्गियाँ। 2 स्क्वायर फीट जगह चाहिए एक मुर्गी को। आप खुड्डा बना के उसके अंदर 20 स्क्वायर फुट का खुड्डा बना के 10 मुर्गियाँ रखें। आपके सारे घर की प्रोटीन की ज़रूरियात वहाँ से पूरी हो जाएंगी। आपका बजट भी बैलेंस रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है खालिश चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अब अपने आप को इन कंपनियों से, इन सिस्टम से इंडिपेंडेंट करें, अपने आप को खड़ा करें। अगर आपके घरों में लॉन है तो फिर तो क्या ही बात है, या आप गांव में हैं, कुछ आपके पास ज़मीन है, तो वहाँ पे ये चीज़ें लगवाएं अपनी, और वो खाद के बगैर तैयार करवाएं उसे। वहाँ गोबर की खाद डालें और वहाँ से आपको अब उसका जायका भी ज़बरदस्त होगा और वो जहरीले केमिकल के असरात से भी पाक होगी। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपनी सेहत का झंडा खुद उठाएं। आपको नहीं पता कि आपकी सेहत के कितने बड़े दुश्मन हैं जो आपके ऊपर यलगार कर रहे हैं, लेकिन सेहत के नाम पर यलगार हो रहे हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को, आपके इर्द गिर्द बसने वाले सब लोगों को और वतन अजीज़ के हर शहरी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कल इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी सैटरडे की, आमतौर पे नहीं होती, लेकिन जो एक क्लास हमारी रह गई थी वो मेकअप क्लास कल हम करेंगे। कल फैट्स के बारे में मज़ीद कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा और फाइबर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर अगले हफ्ते से हम माइक्रोन्यूट्रिएंट, मिनरल, विटामिन, इनके कम्बिनेशन और पेयर जो हैं, कौन सा किसके साथ आपने मिला के खाना है, कौन सा अकेला खाना है, कौन सा खुराक से लेना है और कौन सा आपने सप्लीमेंट से लेना है, ये अगले हफ्ते से इंशाल्लाह शुरू होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।